हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और बच्चों, हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो उसमें हमने ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ लिया है। कुछ एक और भी ऑर्गेनेलीज हमारी बची हुई हैं। तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमें कौन सा टॉपिक करना है बेटा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ओके। तो राइबोसोम्स के बारे में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसकी फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, इसके टर्म को किसने दिया था, एंड देन इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये कैसी होती है, फंक्शन कैसे होते हैं, ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे कि जो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम किसने की थी? क्लूडी ने। फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? क्लूडी ने। और क्लूडी ने नाम क्या दिया था इसको? माइक्रोसोम्स कहा था राइबोसोम्स को। क्या कहा था? माइक्रोसोम्स कहा था, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स जो है उसकी टर्म किसने दी थी? किसने दी थी? पैलिडे ने दी थी। टर्म किसने दी थी? पैलिडे ने दी थी। और पैलिडे ने उसको क्या कहा था? पैलिडे पार्टिकल्स। क्या कहा था? पैलिडे पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम पर प्लांट्स के अंदर राइबोसोम को किसने स्टडी किया था? और उस प्लांट का नाम भी पूछा जाता है विसिया फाबा, ओके। सबसे पहले विसिया फाबा जो है उसके रूट सेल के ऊपर राइबोसोम को स्टडी किया गया था। और किसने किया था ये? रॉबिन्सन ने एंड ब्राउन ने। रॉबिन्सन ने एंड ब्राउन ने, ओके। अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि राइबोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया? राइबोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था? पैलिडे ने दिया था एंड कोफ। पैलिडे एंड कोफ, इन दोनों ने क्या है? राइबोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था। तो बेटा हमने क्या पढ़ा कि डिस्कवरी की है, टर्म को किसने दिया, प्लांट पे किसने किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था, ठीक है। अब हम राइबोसोम्स जो है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कौन कौन सी सेल में प्रेजेंट होता है, कौन सी सेल में ये नहीं होता है। सो राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं और सबसे स्मॉलेस्ट होती है और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होती है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक, ये सभी यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। ये बेटा यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि चलो ठीक है प्रोकैरियोटिक में भी है, यू में भी है, तो ये बताओ कि किस में नहीं है, किस में नहीं है। तो एक तो बेटा किस में नहीं है? मैच्योर मेमिलियन, आरबीसी, ओके। और एक क्या है? मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो क्या है कि इन सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। सो राइबोसोम सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा, इन द साइटोप्लाज्मा of the prokaryotic cell,
कैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है और वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में, फैले हुए फॉर्म में, पूरे साइटोप्लाज्मा में। इसलिए प्रोकैरियोटिक के केस में इनको मोनोसोम्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में मोनोसोम्स भी कहा जाता है। अब बेटा ये बताना पड़ेगा हमें कि ये तो चलो ठीक है, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मा में है, स्कैटर्ड है, तो यूकैरियोटिक में कहाँ होता है? इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा में भी हैं, एज वेल एज ऑर्गेनेली। मतलब क्या कहा है बेटा कि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें साइटोप्लाज्मा में भी है राइबोसोम, और इसके अलावा मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेलीज के ऊपर भी चिपका होता है, और कई सारे ऑर्गेनेलीज के अंदर भी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम पे हमने उसको RER बोल दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोल दिया था। और किसकी हेल्प से चिपका हुआ था बेटा? एक ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से, एक ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से। और जिस ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से वो चिपका हुआ था उसको बोल दिया राइबोफ्लेविन। क्या बोल दिया? उसको क्या बोल दिया? राइबोपोरिन। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोल दिया, और जिस ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से ये चिपके होते हैं उनको राइबोपोरिन बोला जाता है। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम प्रेजेंट हों तो उन राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? माइटोराइबोसोम्स। क्या बोला जाता है? माइटोराइबोसोम्स। अगर प्लास्टिड्स के केस में राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो उनको प्लास्टिडियोराइबोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टिडियोराइबोसोम्स। ठीक है, तो बेटा ये है कि राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, क्या क्या होता है उसमें? सो राइबोसोम्स कंटेन RNA एंड प्रोटीन। किससे मिलकर बने हैं बेटा? RNA से और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का मिलता है। अब बेटा ये 70S क्या है और 80S क्या है? ये राइबोसोम्स के दो टाइप होते हैं। S का मतलब यहाँ पे क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या है S का मतलब यहाँ पे? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और एक और इसको बोल सकते हैं स्वैडबर्ग यूनिट। स्वैडबर्ग साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था कि भाई राइबोसोम्स जो हैं वो क्या हैं? प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। इसके अलावा जब राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताया तो उस स्ट्रक्चर में क्या बताया कि राइबोसोम जो है चाहे वो 70 हो चाहे 80 हो, वो दो सब यूनिट से मिलकर बना है। उसमें एक तो होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है उसमें लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो बेटा जो S है ना वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन यहाँ पे
राइबोसोम्स की यूनिट्स जो हैं उनका सेडिमेंटेशन रेट देखा जाता है कि उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या है, और स्वाडबर्ग साइंटिस्ट ने उनके बारे में बताया, इसलिए हम इनको स्वाडबर्ग यूनिट्स भी बोल सकते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। ओके तो ये हमने क्या कहा है कि 70s है, ये क्या कहा है हमने 80s है, और इनकी भी क्या होती हैं 2-2 यूनिट होती हैं। ठीक है, इनकी भी क्या होती हैं 2-2 यूनिट होती हैं। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं इनमें जितने भी यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं ना, उन सब का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ओके कैसा नेचर होता है, बेसिक। अब आपसे कई बार डायामीटर पूछा जाता है कि भाई डायामीटर बता दो राइबोसोम्स का कितना होता है, तो हम कहेंगे 23 एंगस्ट्रॉम। डायामीटर कितना होता है 23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बहुत आसान बातें चल रही हैं अब तक यहाँ पे, और वैसे भी हमारी जो राइबोसोम्स ऑर्गेनेली है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ओके अब बेटा ये देखते हैं कि 2 सब यूनिट कौन सी हैं। ये हो गया 70s। पहले 70s की 2 सब यूनिट देखते हैं। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे लिख देंगे हम उसकी लार्ज सब यूनिट। ओके, और एक तरफ हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये देखेंगे। अब लार्ज सब यूनिट जो है 70 में वो कौन सी होती है 50s होती है। स्मॉल की अगर बात करें तो कौन सी होती है 30s होती है। ओके, अब यहाँ पे मैंने किसकी बात की है 80s की बात की है। 80s में भी क्या है बेटा सेम ऐसे ही होगा। एक तो क्या होगी लार्ज सब यूनिट होगी और एक क्या होगी स्मॉल सब यूनिट होगी। तो 80 में लार्ज कौन सी होती है 60 और स्मॉल कौन सी होती है 40s। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो 70 जो है वो इन 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, 80 जो है वो इन 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। अब आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि भाई 70s राइबोसोम जो है उसमें RNA कितना है और प्रोटीन जो है उसका रेशो कितना है। सेम यही कि भाई जो 80s जो राइबोसोम है उसमें RNA कितना होगा रेशो में और उसमें प्रोटीन कितना होगा। तो एक बार बता देते हैं, अगर 70s की बात करें तो 1.5:1 ये रेशो होती है RNA और प्रोटीन की। अगर हम 80 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इक्वल होती है 1:1। मतलब RNA और प्रोटीन जो है ये वाली रेशो होगी 70s में, ये वाली रेशो होती है 80s में। ओके, देखो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम एक बार। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है लार्ज सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये है लार्ज और ये है स्मॉल। ठीक है, अगर मैं 70 की बात कर रही हूँ तो ये तो हो गया 50s और नीचे वाला जो है वो कौन सा हो गया 30s। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे होता है। राइबोसोम जो है ये इसकी दोनों यूनिट, अब तुम कहोगे कि 50 और 30 तो 80s होता है, 80 हो गया 70 नहीं हुआ। तो देखो बेटा क्या है कि जो ये है, जैसे मैं पहले यहाँ अगर छोटा ऐसे ड्रॉ करूँ, छोटी सब यूनिट ये, और ये क्या है लार्ज, यहाँ से अच्छे से पता चलेगा आपको। देखो अब ये यहाँ से क्या है थोड़ा सा डिप्रेशन है लार्ज सब यूनिट में, और जो ये स्मॉल वो है वो फिट हो गई है उसमें। तो मतलब क्या है कि इसका कुछ एक एरिया कवर कर लिया है स्मॉल ने। ये स्मॉल है ये लार्ज है, अब ये दोनों इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन है तो इसके पास आया ऐसे फिट हो गया। तो उससे क्या है कि लार्ज का थोड़ा सा एरिया कवर कर लिया है किसने स्मॉल ने, जिसकी वजह से क्या है कि 70s इसको नाम दे दिया है। बट बाद में क्या है कि जब ये दोनों अलग अलग होती हैं तो ये जो है वो 30 है, ये जो है वो 50 है। अलग अलग होने के बाद
ऐसे हैं ये, बट जब इकट्ठा होते हैं तो थोड़ा सा जो एरिया इनका जो होता है वो कवर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है ATS में भी होता है, दोनों सब यूनिट स्ट्रक्चर सेम रहेगा बेटा, चाहे प्लांट की बात हो रही है, चाहे एनिमल की बात हो रही है, चाहे बैक्टीरिया की बात हो रही है, किसी की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर ATS की भी बात करें तो स्मॉल सब यूनिट ये हो गई 40, लार्ज हो गई 60। वही रीज़न है, वैसे तो 60 और 40 100 हो गया, तो 100 ऐसे काउंट करके 100 नहीं चलना है। यहाँ पे हमने बस क्या कहा है कि ATS जो है उसमें स्मॉल एंड लार्ज ये दोनों क्या है, दोनों आपस में जुड़ गई है, असेंबली बना ली है। असेंबली में से अलग अलग होंगी तब ये दोनों, ये अलग से 40 है, ये अलग से 60 है, बट जब दोनों आपस में कंबाइन होती हैं तब क्या होता है कि इसका भी कुछ एक एरिया जो है वो कवर हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेज़रमेंट में नहीं आता है। तो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये रीज़न है इसका कि भाई यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है। वैसे तो इसको काउंट करके देखना नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा जब इसको करते हैं ना अलग अलग से मेज़र करते हैं तो वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे करते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे करते हैं, ठीक है। अब ये देखो एक बार, अब भाई इनको जोड़ा क्यों जाता है, ये क्यों जुड़ती हैं? वैसे तो क्या है कि ये अलग अलग ऐसे घूमती होंगी, ये स्मॉल हैं, ये लार्ज सब यूनिट हैं, है ना, ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट हैं, पूरे साइटोप्लाज्मा में होंगी, तो इनको इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, क्योंकि जब प्रोटीन को बनाना होता है, मतलब जब क्या है ट्रांसलेशन प्रोसेस करनी होती है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट को आपस में बाइंड होना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने के लिए और कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से अगर ज़्यादा है तो ये दोनों असेंबली जो हैं, ये दोनों सब यूनिट जो हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और जब ये आपस में जुड़ती हैं तभी क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर इस कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन इससे डाउन हो जाए तो इनका क्या हो जाता है? डिसोसिएशन। जब दोनों जुड़ती हैं तो उसको बोलते हैं असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट, असेंबली बन गई। और जब इतनी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से कम हो गई तो उनका क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। अक्सर क्या होता है कि जब कभी भी प्रोटीन को बनना होता है तो प्रोटीन जब बनेगा तो पहले असेंबली बनती है। जब प्रोटीन की पूरी चेन बन चुकी है, बहुत सारे एमिनो एसिड ने प्रोटीन को बना दिया है, फिर क्या होता है? उसका डिसोसिएशन, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से होता है बेटा कुछ है कि ये चीज़ें। अब देखो, जब कभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो बहुत सारे राइबोसोम्स आएंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे। बहुत सारे राइबोसोम्स आएंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे। दोबारा सुन लो मेरी बात, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो बहुत सारे राइबोसोम्स की यूनिट्स आती हैं और आ करके वो क्या करती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? बहुत सारे राइबोसोम्स की स्मॉल एंड लार्ज दोनों यूनिट्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ध्यान से एक चीज़ देखना अब मेरी, जहाँ से ये दोनों यूनिट है ना बेटा, स्मॉल एंड लार्ज, उनके बीच में से मैंने इस तरह से एक स्ट्रक्चर को दिखा दिया। ये है स्मॉल सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट, और जो बीच में ये दिखा दिया ये क्या है बेटा? ये है mRNA। क्या है ये? mRNA। अब एक बार आपको RNA के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, वैसे हम आगे करेंगे इसको, हमारा जब चैप्टर आएगा तो उसमें करेंगे हम इसको, बायोमोलिक्यूल्स में भी थोड़ा इसको निपटा देंगे, और जब सेल साइकिल, सेल डिवीज़न आएगा तो उसमें मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी। बायोमोलिक्यूल्स में भी हमारा आएगा। चलो देखो, तो ये जो है mRNA, RNA का एक टाइप होता है।
आरएनए क्या होता है बेटा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बट फिर भी वो क्या करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करवाता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाने के लिए जो आरएनए है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए इज द डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है, एक से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करता है। बट आरएनए जो है ये भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बट इनहेरिटेंस शो नहीं करता, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता है एक से दूसरी जनरेशन में। तो इसलिए ये हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सो आरएनए बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कैसा होता है? बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है उसके अंदर। और डीएनए का तो हमें पता ही है क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, इसलिए ये आसानी से रेप्लिकेशन भी कर लेता है, इसमें रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, आरएनए जो है उसके 3 टाइप हैं, एक है टीआरएनए, एक है आरआरएनए और एक होता है एमआरएनए। उसमें से अगर हम एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए क्या होता है? 3 टाइप हो गए ना आरएनए के। आरएनए के क्या हो गए? 3 टाइप हो गए। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक तो क्या है बेटा 3 टाइप में, टीआरएनए, एक क्या है आरआरएनए और एक क्या है यहाँ पे एमआरएनए। ओके, आरआरएनए इसमें पहले आ चुका है जब मैंने कहा था राइबोसोम किससे मिलकर बनेगा, आरआरएनए और प्रोटीन से। तो ये 3 टाइप है। टीआरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए इज द राइबोसोमल आरएनए। क्या है ये? राइबोसोमल आरएनए। और एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए। अब ये तीनों क्या हैं? जैसा जैसा इनका नाम है वैसे वैसे इनके फंक्शन भी हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए ये मैसेजिंग का काम करता है। जब कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तो ये मैसेजिंग का काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो उनकी सप्लाई करना भी ज़रूरी है अगर प्रोटीन को बनाना है। तो ये मैसेजिंग का काम करता है कि भाई यहाँ प्रोटीन बनना है और यहाँ से क्या करना है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करवाना है। टीआरएनए ट्रांसफ़र करवाता है, वो उसने मैसेज दिया ये ट्रांसफ़र करवाता है। टीआरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए क्या करवाता है बेटा? उनकी बाइंडिंग में हेल्प करवाता है। ओके, चलो ये क्या हो गए, बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में आकर के जुड़ गए, बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में आकर के जुड़ गए। जब ये आपस में आकर के जुड़ गए तो ये क्या है बेटा, अगर मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ तो ये लार्ज सब यूनिट है ना, कौन सी है? एटीएस है। कौन सी है? एटीएस है। तो जो लार्ज सब यूनिट है एटीएस और एटीएस वो मिलकर के एक डायमर बनाती है, वो मिलकर के एक डायमर बनाती है जिसको हम बोल देंगे 120। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसी प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में क्या है बेटा, लार्ज सब यूनिट कौन सी थी? 70। तो 70S और 70S बहुत सारे ऐसे होंगे ना, तो वो मिलकर के क्या बनाती हैं, वो भी डायमर बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ पहले क्वेश्चंस ये है और ये आगे आने वाले टाइम पे भी आ सकता है। ओके, तो ये मैंने क्या बताया कि भाई इतने सारे जुड़ गए तो डायमर बना लेते हैं ना, तो डायमर जैसे 80 और 80 120 बना लेंगे, 70 और 70 100 बना लेंगे। अब बारी आई किसकी कि बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनको हम पॉलीराइबोसोम्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलीराइबोसोम्स बोल सकते हैं, या फिर हम इनको पॉलीसोम भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको एर्गोसोम्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये इनके नेम हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स क्या हैं, आपस में जुड़ गए। कब जुड़ गए? जब प्रोटीन को बनाना है, तो या तो पॉलीराइबोसोम्स बोल देंगे या फिर पॉलीसोम बोल देंगे या फिर एर्गोसोम्स बोल देंगे इनको। ओके, राइबोसोम्स देख लेते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग सब टाइप कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से सेल में मिलता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा 80S, ओके, दूसरा है एक 70S, और बेटा एक होता है 55S, ठीक है। 80S जो है उसकी दो सब यूनिट थी, 50S और 40S। 70 की दो थी, 50 और 30। 55 की भी होती हैं, 35 और 30, या फिर एक और होती है 45 और 40, दो होती हैं इसकी, 35 और 30, एक होती है 45 और 40। ओके, अब ये देख लेते हैं कि किन किन में प्रेजेंट होंगे। 80S जो है वो हम सबको पता है बहुत अच्छे से, किन में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में। किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में। और 70S जो है वो किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। कुछ यूग्लिना वगैरह में भी हो सकता है, और कुछ है क्या है कि कुछ फंगस जो होंगी उनमें भी हो सकता है। 55 जो है वो किस में होगा बेटा, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में। किस में होता है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में होता है 55S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, ओके। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो हमने अभी अभी अपनी सब यूनिट बताई हैं, जो हमने सब यूनिट बताई हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी लार्ज सब यूनिट के बारे में। लार्ज सब यूनिट, ठीक है, लार्ज। अब लार्ज सब यूनिट जो है ये कैसी होती है, डोम शेप की होती है। कैसी होती है, डोम शेप की होती है। इसमें क्या होता है, बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। क्या होता है, डिप्रेशन होता है बीच में, और जहाँ पे वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में से ही क्या होती है, ए लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड्स, ए लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड्स फॉर्म्ड। मतलब पेप्टाइड यहाँ पे किसको बोला है बेटा, कि जो एमिनो एसिड जो होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो एक बॉन्ड तो नहीं बनता ना, बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एमिनो एसिड को जुड़ना होता है तभी क्या है, एक लॉन्ग चेन बनेगी, और जिसको प्रोटीन का नाम दिया है। तो मतलब पेप्टाइड्स फॉर्मेशन होता है, तो डिप्रेशन में ही होता है वो, ओके। देखो अब अगर हम ये लार्ज सब यूनिट की बात करें तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम्स जो है उसकी लार्ज सब यूनिट जुड़ी हुई थी। लार्ज सब यूनिट जुड़ी हुई थी। हमने कहा था ना कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स है तो उसको हम आरईआर बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे करते हैं अपना स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, पहली बात तो स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल है, और कैसी हो जाती है ये, राउंडेड। इसमें कोई भी डिप्रेशन प्रेजेंट नहीं होता है, और जनरली ये क्या होती है, किसके साथ कनेक्ट होती है, कनेक्ट विद एमआरएनए। जैसे मैंने बीच में दिखाया था ना कि भाई जब असेंबली बनती है तो एमआरएनए बीच में आता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो तभी क्या होता है, ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वैसे 12th क्लास में हमारा बहुत अच्छे से आना है ये कि भाई ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसलेशन में कौन से एंजाइम होते हैं और किस किस तरह से वो होगा। तो देखो जैसे ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम्स की, और ये क्या है उसकी लार्ज सब यूनिट है, ओके। जो लार्ज सब यूनिट है इसमें क्या होती है बेटा, दो साइट होती हैं, मेन साइट क्या होती है, दो साइट, और एक होती है एग्जिस्ट, बाहर निकालने वाली साइट। मतलब टोटल 3 साइट हो गई हैं, पर 2 बाइंडिंग साइट हैं, ठीक है। ए साइट जो है इसको क्या बोल देते हैं, एक्सेप्टर साइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्सेप्टर साइट्स बोल देते हैं,
पी साइट को क्या बोल देते हैं, पेप्टाइडल साइट बोल देते हैं, या फिर इसको डोनर साइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डोनर, या फिर इसको प्रोमोटर साइट भी बोल सकते हैं। ओके, और ई जो है उसको क्या बोलते हैं, एग्जिट साइट बोलते हैं। अब देखो एक्सेप्टर साइट जो है वो किस तरह से काम करती है, एक बार ये बताती हूँ मैं आपको कि एमिनो एसिड देन एमिनो एसिड सो ऑन, बहुत सारे एमिनो एसिड, इसकी पूरी चेन बन गई। ठीक है, जैसा कि देखो आप सबको पता होगा कि वैसे तो एमिनो एसिड बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हमने उनको मेन 2 कैटेगरी में, वैसे आपकी तीसरी कैटेगरी भी है, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ कि 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं आपके इसेंशियल, एक होते हैं नॉन इसेंशियल। वैसे बेटा सेमी इसेंशियल भी होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मेन सी चीज़ें सी बता रही हूँ कि मेनली 2 टाइप के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब जैसा कि लग ही रहा है नाम से, बहुत ज़रूरी। नॉन इसेंशियल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो इसेंशियल एमिनो एसिड कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना पाती, मतलब जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनकी है तो बॉडी अपने आप उसको नहीं बना पाती, इसलिए बॉडी क्या करती है, बाहर से रिक्वायरमेंट करती है, हम डाइट के थ्रू उनको लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात नॉन इसेंशियल, मतलब बाहर से डाइट के थ्रू हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप जितना हमें चाहिए उतना उनको बना लेती है। एक बेटा थर्ड भी होते हैं सेमी इसेंशियल, इसका मतलब हमारे पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी स्टेज पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, चलो देखो यहाँ पे ये क्या है, बहुत सारे एमिनो एसिड, और इन सब के बीच में हमें ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड। जो 2 एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड है उसको हम क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई एक नहीं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं। कितने हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, तो बहुत सारे हैं तो उनको क्या बोल देंगे, बहुत सारों को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोल देंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल देंगे हम। ओके, और ये इतनी बड़ी चेन जो है एमिनो एसिड की, यही मिलकर के क्या बनाती है, प्रोटीन को बनाती है। ए जो है वो एक्सेप्टर साइट जो है वो क्या करती है, यहाँ से लेती है, किसको, एमिनो एसिड को लेती है यहाँ से, और वो किसको प्रमोट कर देती है, पी को। पी क्या करती है, चेन बना देती है पूरी। इसके पास एक एंजाइम होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। कौन सा होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। वो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता रहता है, चेन को आगे करता रहता है। फिर बारी आती है ई साइड की। ई जो है वो क्या है, एग्जिस्ट साइड, मतलब जितनी चेन बन गई उसको क्या है, यहाँ से आउट कर दिया, बाहर कर दिया, तो मतलब एक लॉन्ग चेन जो बन गई वो क्या है, प्रोटीन की चेन बन गई है। ओके, तो ये होता है बेटा किसमें, कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एक आपको मैं डायग्राम से दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि भाई राइबोसोम्स जो हैं, चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S हो, वो दोनों किससे मिलकर बने हुए हैं, rRNA से और प्रोटीन से। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि 70S जो है वो किस तरह से बना हुआ है। ये क्या थी उसकी 50S, एक क्या है उसकी 30S, ठीक है, एक क्या है 50S, एक क्या है 30S। तो एक बार इसमें देखते हैं कि 50S जो है उसमें rRNA जो है वो कितना प्रेजेंट है, तो 23S और 5S। ये क्या है यहाँ पे rRNA, ये क्या है यहाँ पे rRNA। अगर मैं 30 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है 16S, ये भी क्या है यहाँ पे rRNA है। ओके, क्या है यहाँ पे, ये rRNA है। तो ये हमने 70 की बात करी है। एक बार 80 को और देख, यहाँ पे 80S की बात करें तो 80S को एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये तो हो गई बेटा स्मॉल सब यूनिट, और ये क्या है उसकी लार्ज सब यूनिट। ठीक है, ये है उसकी लार्ज सब यूनिट। थोड़ा सा ये पूरा राउंडेड नहीं हुआ है, बट आप समझ जाओ। ओके, तो देखो अब
अब ये भी किससे मिलकर बनी होगी, आरआरएनए से और प्रोटीन से। उसी की तरह 70S जो है उसमें प्रोटीन का कंटेंट कम होता है, यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे इक्वल सी रेशो मिलेगी। थोड़ा सा बेशक हो सकता है कि प्रोटीन के कंटेंट ही ज़्यादा हो जाएं। तो ये देखो, ये क्या था बेटा 60S, ये क्या है 40S, है ना। स्मॉल 40 है और लार्ज जो है वो कौन सी है 60 है। तो एक बार लार्ज में देख लेते हैं प्रोटीन कितना होगा, आरआरएनए के कंटेंट कितने होंगे। तो इसमें 50% तो क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है प्रोटीन। और अगर आरआरएनए की बात करें तो वो कितना होता है, आरआरएनए 28S, 5.8S एंड 5S, ठीक है। ये क्या है, S का सबको पता ही होगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वैडबर्ग, ठीक है, ये इतना है। अगर यहाँ पे हम बात करें 40 की, तो 40 जो है उसमें क्या है बेटा, यहाँ पे 30S जो है वो तो क्या है यहाँ पे, सॉरी 30 जो है वो तो यहाँ पे क्या है प्रोटीन है, प्लस अगर 80S की बात करूँ तो वो यहाँ पे क्या है आरआरएनए है। क्या है ये, आरआरएनए है। तो एक बार ये देख लो कि ये हमने क्या बताया है कि ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, और किस तरह से आरआरएनए कितना है स्मॉल में, आरआरएनए कितना है लार्ज में, प्रोटीन कितना है स्मॉल में, प्रोटीन कितना है लार्ज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि भाई जो 70S है और 80S है उनमें किस तरह से लार्ज और सब यूनिट के अंदर प्रोटीन होगा और आरआरएनए होगा। ओके, अब हम फंक्शन पे आ जाते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो बेटा ये राइबोसोम्स का हमारा बिल्कुल एंडिंग वाला हिस्सा आ गया है। तो इसमें हमने क्या पढ़ने हैं, फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं राइबोसोम्स के, और फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसके। तो इसमें से क्वेश्चंस आ चुका है, आ भी सकता है। तो फंक्शन देखो क्या क्या है। पहला फंक्शन तो क्या है बेटा कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मेन साइट जो है पूरी सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने की, वो क्या है, वो राइबोसोम्स है। तो इसीलिए राइबोसोम्स को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंजन ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, इंजन ऑफ द सेल, क्योंकि भाई ये प्रोटीन को बनाता है ना, और प्रोटीन जो है वो क्या है, पूरी सेल जो है उसकी एक यूनिट हो गई है ना। पूरी सेल जो है उसको वर्क करवाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। या फिर इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, अब सेकंड फंक्शन देखो क्या है बेटा कि राइबोसोम्स जो है वो क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा, बहुत सारे एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन को भी करता है। अब यहाँ पे बारी आ गई कि एंजाइम को कौन करेगा, जो फ्री राइबोसोम्स है, मतलब साइटोप्लाज्मा में जो स्कैटर्ड फॉर्म में है, फैला हुआ है, वो तो क्या बनाएगा, एंजाइम्स को बनाएगा। क्या बनाएगा, वो एंजाइम्स को बनाएगा। किस किस के लिए बनाएगा बेटा एंजाइम्स, जैसे एंजाइम्स को बना दिया हमारी मसल्स की सेल के लिए, या फिर बना दिया हमारी स्किन की सेल के लिए, या फिर बना दिया इरिथ्रोब्लास्ट के लिए। ओके, इन सब के लिए। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन को कौन बनाएगा, जो कैसा हो, बाउंड राइबोसोम्स हो, मतलब किसी भी ऑर्गेनेली की सरफेस पे वो कैसा हो, बाउंड हो, वहाँ से चिपका हुआ हो, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्रोटीन को। और प्रोटीन भी कहाँ कहाँ बना सकता है बेटा, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए प्रोटीन बना सकता है, या फिर हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके लिए प्रोटीन बना सकता है, या फिर क्या है कि जो हमारी पैनक्रिएटिक सेल हैं उनके लिए प्रोटीन बना सकता है। तो जिन जिन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चिपके हुए होते हैं वो प्रोटीन को बना लेते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। और देख लेते हैं एक आधा फंक्शन। ये क्या करता है
ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है किसका, प्रोटीन्स का। टेम्परेरी स्टोरेज करता है किसका, प्रोटीन का। और किसको स्टोर करके रखता है, ऑल्सो स्टोर्ड किसको, आरआरएनए को, किसको, आरआरएनए को। और क्या है कि जब पूरे की पूरे एक चेन बन गई प्रोटीन की, तो वो चेन क्या होती है बेटा, फोल्डेड फॉर्म में भी आती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि राइबोसोम्स प्रोटीन जो है उसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी। तो मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं ना। तो जब पूरी चेन बनती है ना प्रोटीन की, तो उसके बाद क्या है, कुछ फोल्डेड फॉर्म भी होती है, उसकी फोल्ड भी होती है। तो जहाँ से वो फोल्ड होती है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन आता है। तो क्या है, फोल्डेड, फोल्डिंग चेन ऑफ पेप्टाइड फॉर्म्ड ए प्रोटीन। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, उसको बोल देते हैं चैपरन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको, चैपरन प्रोटीन। ओके, तो ये था हमारा राइबोसोम्स के बारे में। ये हमारे राइबोसोम्स की ऑर्गेनेली कंप्लीट हो गई है। इससे आगे हम अपनी और को दूसरी ऑर्गेनेली करेंगे, अभी प्लास्टिड्स को करेंगे। तो बच्चों जब तक हमारी अगली वीडियो आ जाती है तब तक आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। राइबोसोम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम में भी हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि पूरी वीडियो में से आपको सबसे अच्छा पॉइंट्स या सबसे अच्छी जो भी आपको इसमें से बात लगी हो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें। अगर कोई नया बच्चा है जो पहली बार हमारे चैनल पे आया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू।